बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन book 7. Today we discuss the exercise unit number 3 part 2, the naming of the cats. अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने रीड आउट कर लिया था। इसकी अब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन ए है, व्हाई डज द पोएट सेज दैट द रीडर मे थिंक ही इज क्रेजी। वो कहता है, पोएट कहता है कि पढ़ने वाला ये कहेगा, रीडर जो है वो ये सोचेगा कि वो जो लिखने वाला है वो क्रेजी है, पागल है। इसका आंसर है, the poet says that the reader might think that he is crazy when he tells them that a cat must have 3. वो कहता है कि पोइट इस वजह से उसको क्रेजी या पागल कहेगा कि वो उसे बताता है कि कैट के लिए मस्ट है, ज़रूरी है कि वो 3 डिफरेंट नेम्स के कैट के मुख्तलिफ 3 नाम होते हैं। क्वेश्चन बी है, What is the first type of name that a cat should have? पहली कौन सी वो किस्म है नाम की जो कि बिल्ली रखती है या बिल्ली क्या होता है। The first type of name, पहली इकसाम नाम की a cat should have is the name that the family use every day. पहली किस्म जो है वो फैमिली रोज़ाना डेली रूटीन लाइफ में जो इस्तेमाल करती है वो नाम की पहली किस्म है। क्वेश्चन सी है, व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव। नाम की दूसरी किस्म कौन सी है वो हमने बतानी है। द सेकंड टाइप ऑफ नेम, नाम की जो दूसरी इकसाम है दैट अ कैट शुड हैव इज़ अ पार्टिकुलर नेम। वो एक ख़ास नाम है। दैट इज़ पेक्यूलियर एंड डिग्निफाइड, वो अजीब और बावकार नाम है। क्वेश्चन डी है, How many female names of the first type does the poet suggest? शायर ने कौन से फीमेल नेम सुजेस्ट किए हैं फर्स्ट टाइप में। इसका आंसर है, द पोइट डज नॉट सुजेस्ट एनी फीमेल नेम्स। पोइट ने कोई भी फीमेल नेम, औरतों के नेम सुजेस्ट नहीं किए इन द फर्स्ट लिस्ट, पहली लिस्ट के अंदर। ही सुजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइप इन द सेकेंड लिस्ट। उसने 2 फीमेल नेम सेकेंड लिस्ट में यूज़ किए हैं, वो ये हैं इलेक्ट्रा एंड टीमीटर। क्वेश्चन डी है, नहीं क्वेश्चन ई है, विच फेंसियर नेम, कौन सा फेंसियर नेम है सुजेस्ट किया है पोइट ने। डज द पोइट सुजेस्ट। इसका आंसर है, द फेंसियर नेम दैट द पोइट सुजेस्ट्स आर प्लूटो, एडम्यूटस, इलेक्ट्रा एंड टीमीटर। एफ क्वेश्चन है, इन वट वे विल अ कैट बी एबल टू बिहेव इफ ही इज गिवन अ नेम दैट इज पर्टिकुलर। इसका आंसर है, अ कैट विल बी एबल, एक बिल्ली काबिल हो जाएगी, टू कीप हिज टेल, के वो अपनी धुम को रख सके, प्रीपेंडिकुलर, हवा में सीधी, स्पेयर्ड आउट हिज विस्कर्स, और वो उसको फैला सके, सरगोशी कर सके, एंड चेरिश, खुशी से, हिज प्राइड ऑफ इट हैज़ अ नेम ऑफ दिस काइंड, उसका ये इस तरह का नाम उसका फ़ख्र होगा। क्वेश्चन जी है, व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेम, नाम की तीसरी किस्म कौन सी है। व्हाट अ कैट मस्ट हैव, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम द अदर 2 टाइप्स। बिल्ली जो रखती है लाजमी उसका होता है नाम, वो थर्ड इकसाम कौन सी है, तीसरी किस्म, और वो पहली 2 टाइप से किस तरह से मुख्तलिफ है। इसका आंसर है, द थर्ड टाइप ऑफ नेम इज़ वन दैट द कैट नोज। तीसरी किस्म जो है जिसको बिल्ली खुद जानती है, बट दैट नो वन एल्स विल एवर नो, जिसको और कोई दूसरा नहीं जान सकता। इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ह्यूमन्स विल नेवर डिस्कवर, ये मुख्तलिफ है क्योंकि इंसानियत ने अभी तक डिस्कवर, दरियाफ्त नहीं किया, वट इट इज़, क्या है वो। क्वेश्चन एच है, व्हेन अ कैट इज़ इन प्रोफाउंड मेडिटेशन दैट इज़ इट थिंकिंग अबाउट, जब वो कैट जो है बिल्ली गहरी सोच में होती है तो वो क्या सोच रही होती है।
When a cat, जब एक बिल्ली, is in profound meditation, वो गहरी सोच में चली जाती है. It is thinking, वो सोच रही होती है, about the thought of his name. वो सोच और सोच जो है उसके नाम की ही उसको आती है. Question I है, why do you think the particular name suggests for a cat may never belong to more than one cat? Can you suggest other such names? इसका आंसर है, the particular name suggest for a cat may never belong to more than one cat because क्योंकि they are peculiar के वो अजीब होते हैं. Other such names are कॉर्डलाइन, जैसे मुख्तलिफ नेम उसने बताए थे, मैक्सिमिल एंड पेटर कैट. क्वेश्चन जे है, व्हाट डू यू थिंक कैट्स थिंक अबाउट? आप क्या सोचते हैं कि बिल्लियाँ सोचती हैं? व्हेन दे आर नॉट अस्लीप, जब वो सोती नहीं हैं तो वो क्या सोचती हैं? आंसर है, When they are not asleep, cats are in deep observation. जब वो सोई हुई नहीं होती वो गहरी ऑब्जर्वेशन मुशाहदे में चली जाती हैं. Of the thought, सोच के, of their singular name, वो वहद अपने नामों के बारे में सोचती हैं. क्वेश्चन के है, work in with a classmate, काम करें अपने क्लासमेट्स के साथ, and think of 5 name, और 5 नाम सोचें, to add to each of the group ऑफ नेम ऑलरेडी सजेस्टेड, जो पहले सजेस्ट किया गया है उसमें शामिल करें, बाय द पोइट, शायर की तरफ से. कंपेयर यूर लिस्ट, अपने लिस्ट को, कंपेयर यू लिस्ट, अपनी लिस्ट को उसके साथ कंपेयर करें. इसका आंसर है, द नेम यूज्ड बाय द फैमिली जॉन, विलियम, सर्च, गोपाल, पुल, फैंसी नेम्स. मिल्की, हेजल, वर्नर, बर्टन, पीटर, ये इसके जो नेम है ये हैं पकीलियर नेम्स. मर्टमल, रोटोपोल, पेग्मे, मुलबर, कोकैट, कोकोट, ये मुख्तलिफ जो इकसाम है हमने ऐड कर दी हैं इसमें. नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स. व्हाट आर सम ऑफ दीज नेम्स? इसका आंसर है, पीटर, एग्वेस्टस, एलोन्सा, जेम्स, विक्टर, जॉनथन, जॉर्ज, बिल, बेली, प्लाटो, एडमस्टिस, इलेक्ट्रा और डिमीटर. क्वेश्चन बी है, व्हेन आर दीज नेम्स यूज्ड? ये जो कहाँ पर यूज़ होते हैं? दीज नेम्स आर यूज्ड डेली बाय द फैमिली. ये डेली इस्तेमाल के हैं और इसको फैमिली जो है, ख़ानदान जो है वो इस्तेमाल करता है. क्वेश्चन सी है, आर देयर एनी अदर नेम्स बाय विच अ कैट माइट बी कॉल्ड? हाउ आर दे डिफरेंट फ्राम दीज नेम्स? वो किस तरह से मुख्तलिफ होंगे इन नामों से? अ कैट कैन आल्सो हैव अ पार्टिकुलर नेम. एक बिल्ली रखती है एक ख़ास नाम, एंड अ सिंगुलर नेम, और एक वाहिद नाम. द पार्टिकुलर नेम इज़ यूनिक, जो उसका ख़ास नाम है वो यूनिक है, टू ईच कैट, एंड द सिंगुलर नेम विल ओनली एवर बी नॉन, और जो सिंगुलर नेम है उसका आम नाम है, उसको सब जानते हैं. बाय द कैट इट बिलोंग टू. पी पॉइंट है, बट above and beyond there's still one name left over. above and beyond what? above और beyond क्या है? above and beyond ऊपर और पीछे, the everyday name and a particular name, आम नाम और ख़ास नाम. क्वेश्चन बी है, what is the name left over? आंसर है, द नेम
that is left over is the name that no one can guess or discover. जो नाम रह गया वो कौन सा है जिसको कोई ना गेस कर सकता है ना दरियाफ्त कर सकता है. क्वेश्चन सी है, हाउ डज अ कैट शो इट इज़ थिंकिंग अबाउट हिज नेम. एक बिल्ली क्या शो करवाती है कि वो अपने नाम के मुतल्लिक सोच रही है. अ कैट विल बी इन प्रोफाउंड मेडिटेशन. जब बिल्ली एक गहरी सोच में चली जाएगी. टू शो तो वो दिखाएगी, शो करवाएगी. डैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज नेम कि वो अपने नाम के मुतल्लिक सोच रही है. बी पॉइंट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. सिमिलर वर्ड, एक जैसे लफ्ज़. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड गिवन इन ईच ग्रुप बिलो. जैसे ए ग्रुप है, इसमें 4 लफ्ज़ हैं. हार्ड, डिफ़िकल्ट, अनमैनेजेबल, डिमांडिंग. ये लफ्ज़ क्या है, आपस में हार्ड भी मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट भी मुश्किल होता है, और अनमैनेजेबल जो कि मैनेज ना हो सके, डिमांडिंग जिसकी डिमांड हो. यानी कि मिलते जुलते लफ्ज़ हैं लेकिन इनके में काफ़ी डिफरेंस है जो कि हमने राइट किया है. आइए उसको देखते हैं. पहला लफ्ज़ है हार्ड. solid, firm or stiff, difficult to bend or break. For example, wait for the correct to go hard. Difficult, not easy, जो कि आसान ना हो. नीडिंग, जिसको ज़रूरत हो एफर्ट, कोशिश की. और स्किल, महारत की. टू डू और टू अंडरस्टैंड, जिसको करने के लिए, समझने के लिए स्किल और महारत की ज़रूरत हो. शी finds it very difficult to get up early, यानी कि उसके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है. अनमैनेजेबल, डिफ़िकल्ट, मुश्किल और इम्पॉसिबल या नामुमकिन. टू कंट्रोल और डील, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल और नामुमकिन हो. डील विद द कैट्स इन्वॉल्व हैड बिकम अनमैनेजेबल. नेक्स्ट है डिमांडिंग of a piece of work, needing a lot of skill, जिसको बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत हो. Patience, effort, etc. For example, e.g. the work is physically demanding. नेक्स्ट है इसका जो एक में 4 लफ्ज़ हैं. तो आगे जो दूसरा पेयर है इसका बी पेयर है, उसमें सबसे पहला लफ्ज़ जो है हॉबी. एन एक्टिविटी दैट यू, एक सरगर्मी. दैट यू डू फॉर प्लेजर, जो आप खुशी के लिए करते हैं. व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, जब आप काम नहीं कर सकते, ईजी नहीं कर रहे होते, जस्ट आपका मुश्किल होता है. हर हॉबीज़ इंक्लूड स्विमिंग, इसमें क्या तैरना भी हो सकता है. एंड गार्डनिंग, और बागबानी भी. नेक्स्ट है गेम, एन एक्टिविटी और अ स्पोर्ट, ये एक सरगर्मी है या खेल है. विद रूल्स इन विच पीपल और टीम कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, जिसमें लोग या टीमें जो होती हैं एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू वॉच द इंटर स्कूल बास्केटबॉल गेम इन द आफ्टरनून. नेक्स्ट है पास्ट टाइम, समथिंग दैट यू इंजॉय डूइंग व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, यानी कि टाइम गुजारने के लिए पास टाइम. एग्जाम्पल, वॉचिंग टेलीविजन, जैसे कि हम टीवी देख लेते हैं. नाउ सीम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पास टाइम. नेक्स्ट है एक्टिविटी, सरगर्मी. अ सिचुएशन इन विच समथिंग इज हैपनिंग, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज़ वाक़या होती है. और अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं. The streets were noisy and full of activity. Peculiar, अजीब, strange or unusual, especially in a way that is unpleasant or wronging. Worrying, यानी कि worrying. There was something peculiar in the way he smiled. Next है unusual, डिफरेंट फ्राम वट इज़ यूजुअल, यानी कि जो आम इस्तेमाल से मुख्तलिफ हो. और नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल, इट्स अनयूजुअल फॉर द ट्रीज टू फ्लावर्स सो अर्ली. स्पेसिफिक, डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट.
फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैं तुम्हें कुछ ख़ास हदायत देता हूँ। करेक्टरिस्टिक वेरी टिपिकल ऑफ समथिंग और ऑफ समबॉडी, यानी कि वेरी टिपिकल बहुत ख़ास किसी भी के लिए हो सकता है। करेक्टर किरदार, फॉर एग्जाम्पल शी स्पोक विद हर करेक्टरिस्टिक एंथसिज्म। Occupied being used by somebody, for example, only half of the room of the होटल आर occupied at the moment, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई चीज़ आधे कमरे में पाई गई। नेक्स्ट है engaged, busy, मसरूफ, डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ में खुद को मसरूफ कर लेना, उसका मतलब होता है engage। देयर आर engaged in talks with the Indian government, कोई भी इसका आप सेंटेंस लिख सकते हैं। एम्प्लॉयड, टू गिव समबॉडी अ जॉब टू डू फॉर पेमेंट, पेमेंट के बदले में कोई भी काम करना। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी पीपल क्लोज द कंपनी एम्प्लॉय। नेक्स्ट है कमिटेड, विलिंग टू वर्क हार्ड एंड गिव योर टाइम एंड एनर्जी टू समथिंग, he is committed member of the team। नेक्स्ट है लव, a strong feeling, एक मजबूत एहसास of deep affection और गहरा असर for somebody something especially of your family और friend। एग्जाम्पल के तौर पर he seems incapable of love। adore, to love somebody very much, it's obvious that she adores him। चेरिश कहते हैं टू लव समबॉडी समथिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्यार करने को। एंड वन टू प्रोटेक्ट देम और इट, चिल्ड्रन नीड टू बी चेरिश्ड। ईयर, टू वांट समथिंग वेरी मच स्पेशली, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तड़प होना। व्हेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, फॉर एग्जाम्पल द पीपल ईर्न फॉर पीस, ये है वाई फॉर पीस। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। सिमलिस, सिमलिस कहते हैं तशबीहात को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद कलरफुल सिमलिस ऑफ योर ऑन, ये आपने कलरफुल सिमलिस जो आपकी तशबीहात हैं उनसे उनको पूरा करना है। जैसे द साउंड ऑफ द बर्ड्स from the tree in the valley was as clear as clay। sin, bees, arrow, silk, wolves, W है, जंगल, graveyard। जैसे ड्यूरिंग द कर्फ्यू, कर्फ्यू के दौरान द स्ट्रीट्स वर एज क्वाइट, गलियां इस तरह से खामोश थी एज ग्रेवयार्ड, जैसे कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्या होते हैं? इस्तारे। इसका मतलब ये है यू हैव जस्ट रीड अबाउट सिमिलिस, हमने सिमिलिस के बारे में पढ़ा है। व्हेन वी से डेट समथिंग इज़ लाइक समथिंग, जैसे एक जैसी चीज़, जैसे उन्होंने कहा कि क्वाइट एज ग्रेवयार्ड, बिल्कुल खामोश कब्रिस्तान की तरह। एल्स वी आर यूजिंग अ सिमिलिस व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन, जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का। डो नॉट से द समथिंग इज़ लाइक एन अदर थिंग, तो हम ये नहीं कहते कि ये उस चीज़ की तरह है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी माइट से माई फ्रेंड विल नेवर गिव इन, ही हैज़ एन आयरन विल। ये सब समझने के लिए कि मेटाफोर्स जो इस्तारे हैं वो क्या होते हैं। जैसे सिमलिस तशबीहात क्या होती हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना, इसको मज़ीद हम इस तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने इसका यूज़ द फॉलोइंग वर्ड, ये वाले जो वर्ड दिए गए हैं सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड, दोनों दो सेंटेंस लिखने हैं हर लफ्ज़ के। मसलन के रूट है, इसके हमने 2 सेंटेंस लिखने हैं। रूट क्या है? जड़ है। एक क्या है? लिटरली, लिटरेचर के तौर पर। एक क्या है? एक मेटाफोरिकली, उसके इस्तारे के तौर पर। मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बताया है। जैसे रूट क्या है? जड़। द रूट्स ऑफ द सैपलिंग्स, पौधों की जड़ें हैं, वर क्वाइट स्मॉल एंड वीक। इधर भी हमने क्वेश्चन राइट कर दिया कि राइट 2 सेंटेंसेस
फॉर ईच वर्ड यूजिंग ईच वर्ड लिटरली के लिटरेचर के तौर पर उसका मीनिंग क्या है, एंड मेटाफोरिकली इस तराती तौर पर। फर्स्ट वर्ड है, जैसे ए वर्ड है रूट, रूट कहते हैं जड़ को। लिटरली इसका लिटरेचर के तौर पर द रूट्स ऑफ द ट्री, दरख्त की जो जड़ होती है, एक्सटेंड डीप इनटू द ग्राउंड, वो ज़मीन में गहरी चली जाती है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड, जिसकी वजह से ट्री जो है, दरख्त जो है वो स्टेबल हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एंड नरिशमेंट, और उससे वो खुराक वगैरह हासिल करता है ऑफ द ट्री, उसकी नरिशमेंट में, उसकी परवरिश में वो अहम किरदार अदा करती है। मेटाफोरिकली इस तराती तौर पर हम रूट को कहाँ यूज़ करते हैं, एजुकेशन इज़ द रूट ऑफ सक्सेस, यानी कि एजुकेशन क्या है, जड़ है कामयाबी की, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन, जो कि मुहैया करती है एक बुनियाद, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नशोनुमा के लिए और बढ़ने फूलने के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, वो क्या है, रूट। नेक्स्ट बी वर्ड है पेरेंट, पेरेंट कहते हैं वालिदैन को। लिटरल इसका जो मीनिंग है या सेंटेंस जो इसका बनता है, शी इज़ अ लविंग पेरेंट केयरिंग फॉर हर चिल्ड्रन एंड गाइडिंग। पेरेंट्स क्या हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, एंड गाइडिंग देम थ्रू लाइफ, और पूरी ज़िंदगी उनको गाइड करते हैं। मेटाफोरिकल द कंपनी इज़ द पेरेंट ऑफ सर्वेल सब्सिडरीज, सब्सिडियरीज होता है मातहत अदारों, overseeing their operations and growth। आर्म्स बाजू, लिटरल ये उसका लिटरली जो सेंटेंस बनता है, he raised his arms to catch the ball flying towards him। The country extended its arms to welcome refugees, यानी कि मुल्क ने अपने बाजू फैला दिए या पनाह गुज़ीनों को पनाह दी मुल्क के अंदर, offering them safely and support। बेड लिटरल है, शी ले डाउन ऑन द बेड, ऑन द सॉफ्ट बेड, रेडी टू ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। मेटाफोरिकल द प्रोजेक्ट वाज अ बेड ऑफ रोजेज, स्मूथ सेलिंग विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। इसी तरह है केज, द बर्ड feathered its wings against the bars of the cage, longing for freedom। जैसे परिंदे को आज़ादी छीन कर उसको पिंजरे में बंद कर दी जाता है, तो ये क्या है, लिटरली इसका केज का मीनिंग है। मेटाफोरिकल इस तराती तौर पर, he felt trapped in a cage of his own making, unable to break free from his habits and fears। हैबल्स एंड फियर्स कहते हैं आदतें और खौफ। स्टार, द नाइट स्काई वॉज फिल्ड विथ ट्विंकलिंग स्टार शाइनिंग ब्राइटली अगेंस्ट द डार्कनेस। स्टार क्या करते हैं, रात को आसमान पर चमकते हैं, जिससे क्या होता है, तारीखी कम हो जाती है। और मेटाफोरिकल, शी वॉज द स्टार ऑफ द शो, कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस विद हर टैलेंट एंड करिश्मा, यानी कि करिश्मा जो उसका टैलेंट का है उससे। डॉक्टर, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू ट्रीट द पेशेंट्स इलनेस। डॉक्टर क्या है, मेडिसिन को रिकमेंड करता है पेशेंट जब बीमार होता है तो उसके लिए। मेटाफोरिकल, ही वाज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी delving deep into the complexities of human thought and existence। थर्ड पॉइंट है गिव मेटाफोरिकल यूजेस फॉर द वर्ड्स इन इटैलिक्स। एग्जाम्पल है अ मैन्स बॉडी, लिटरली यूज ऑफ बॉडी, अ बॉडी ऑफ मैन, अ बॉडी ऑफ वाटर, अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, हेवनली बॉडी, सन मून एक्सेट्रा। अ मैन्स नेक, नेक ऑफ बैटल, अ सॉफ्ट पिल्यू, सॉफ्ट वर्ड्स, अ मैन्स बैक, बैक ऑफ चेयर, अ मैन्स हर्ट, हर्ट heat of story, the branch of tree, branch of a school। फोर्थ पॉइंट है below are some metaphors that we often choose, explain the meaning of each and use them in sentences of your own। getting into a rut, to be trapped, to do something in wrong, to upset something wrong, need to death, to avoid something because at possible change। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। अपोलोजाइजिंग क्या होता है कि माफ़ी मांगना।
We apologize when we have done something wrong. हम माफ़ी मतलब मांगते हैं जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं. We apologize when we use somebody any trouble. हम किसी को कोई तकलीफ़ दे दें. We say how sorry we are when we hear of someone misfortune. Here are some कॉमन वेज टू अपोलोजाइजिंग. माफ़ी मांगने के कुछ कॉमन तरीके हैं. आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट, आई एम सो सॉरी. ये सब हमने क्लास में डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं. फर्स्ट पॉइंट है वर्क विद द क्लासमेट एंड प्रैक्टिस द अबव एक्सप्रेशंस. इन एक्सप्रेशंस जो ऊपर दिए गए हैं इनकी हमने प्रैक्टिस करवा देनी है क्लास में. यूज सेकंड पॉइंट है यूज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन अबव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. आल्सो थिंक about what the responses might be. You may role play all these situations in class. यहाँ भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ हमने भी लिखी हैं. आइए उनको देखते हैं. जैसे I am so sorry, I did not mean to do that. That all right, I must have slipped. It was an old one anyway, etc. I am sorry, I do beg your pardon. Do excuse me, that's all right, no harm done. See है I am sorry to hear you sad news. Thank you for your sympathy. यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि आपकी हमदर्दी का शुक्रिया. D है excuse me, I do apologize for that. यानी कि मैं उसके लिए, जो मैंने किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ. There's no need to apologize, just clean up the mess. This last remark might get a forced look in rented. रिटर्न यानी कि वापस करना, रिटर्न करने तक, वापस करने तक उसको देखना. E है I am so sorry to forgive me, not to worry, I will soon try out. I do beg your pardon, I thought it was today. Don't mention it, no need to apologize. We all make mistakes. We shall come back tomorrow. जी है प्लीज़ एक्सेप्ट माई apologies. आप मेरी माफ़ी को या मेरी मासरत को कबूल कर लें. I completely forget detention. Do forgive me. I did not realize it was the last one. No to worry. I was not hungry anyway. Swallowing होता है बोना. Excuse me. I did not know there was anyone here. That's okay. No, next time. I do beg your pardon. I thought you were my friend. Gosh, that's quite all right. There's no need to apologize. नेक्स्ट है कंपोजिशन. कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को. स्टडिंग अ पिक्चर, तस्वीर को स्टडी करें जो ये दी गई है, ये वाली पिक, इसको स्टडी करना है. थिंक फर्स्ट अबाउट व्हाट यू कैन सी, मेक अ फ्यू नोट्स. सबसे पहले आपने कुछ नोट्स बना लेने जो आपने देखना है. देन थिंक अबाउट व्हाट द पीपल आर डूइंग. फिर आपने देखना कि लोग क्या कर रहे हैं. वाई आर दे डूइंग दिस, वो ये क्यों कर रहे हैं. मेक सम नोट्स विद योर आइडियाज़. फिर आपने अपने जो ख्यालात हैं उसका नोट्स बना लेना है. यूजिंग योर नोट्स अबाउट द पिक्चर राइट अ शॉर्ट स्टोरी. इसको देखते हुए आपने एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है. द पिक्चर शुड बी अ सुटेबल इलस्ट्रेशन टू गो विद योर स्टोरी. द पिक्चर कैन इलस्ट्रेट द बिगनिंग ऑफ योर स्टोरी और द एंड. ये वो पिक्चर है, इसको आपने देख के सोच के इस पे स्टोरी राइट करनी है. स्टोरी जो हमने राइट की है वो ये है. द स्कूल हैड डिसाइडेड, स्कूल वालों ने फैसला किया, टू टेक द स्काउट्स ऑफ क्लास 7 ऑन अ कंपनी ट्रिप, के एक कंपनी ट्रिप अरेंज किया जाए. टू अ स्मॉल विलेज नियर भोपाल, के भोपाल के करीब एक छोटे से गाँव में. मिस्टर जेम्स देयर स्काउट मास्टर मेड एन announcement that the boys were required to bring their scout belts, backpacks, cook kits, pajamas, handkerchiefs. ये वो सब चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी उस ट्रिप के लिए जो उन्होंने डिज़ाइन किया है. 3 pairs of scouts, a jacket, extra t-shirts, hiking shoes, a drinking cup, a plate, a blanket, boy scout handbook, a pen, a pencil, a hat or a cup, both
towel, soap, dish, toothbrush, toothpaste, अ पेन, नाइफ एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो वो ट्रिप की तैयारी के लिए अपना साथ रखना चाह रही हैं। दे वर एडवाइज्ड अगेंस्ट ब्रिंगिंग एनी वैल्यूएबल्स। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड एंड बिगेन देयर प्रिपरेशंस। बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी। ऑन द स्पेसिफिक डे, जो डे डिसाइड हुआ था, द स्काउट्स एम्बेल्स्ड, वो इकट्ठे हुए इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल के प्ले ग्राउंड में। दे वर इंस्ट्रक्टेड टू बोर्ड द स्कूल, स्कूल बोर्ड ने उनको हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी। बस विद देयर बैगेजेस, द स्काउट वर वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड। दे फॉर्म्ड क्यू एंड बोर्डेड द बस, उन्होंने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, लाइनें बनाई और बस में बैठे। आफ्टर अ वंडरफुल जर्नी दे रीच द विलेज, एक अच्छे सफ़र के बाद वो उस गांव में पहुंच गए। इन द इवनिंग, शाम को, वर रेडी द बॉय सेटल्ड डाउन, वो नीचे अपना उन्होंने कैंप वगैरह लगाए, वो सेटल हुए। कमर यूज असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग डिनर, जिसको डिनर का टास्क मिला उसने अपने डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी। देयर वर 25 बॉयज़ एंड 3 टीचर्स। ही वाज गिवन 35 पैकेट्स ऑफ वेजिटेबल noodles to be prepared. He was permitted to take the assistance of his friend. Soon the dinner was ready. जल्दी ही खाना तैयार हो गया। As they were tired and, यानी कि वो tired, वो थक चुके थे, थके हुए थे, and हंग्री, वो थके हुए भी थे और भूखे भी। द बॉयज़ रश्ड विद देयर प्लेट्स, उन्होंने जल्दी से अपनी प्लेट्स को सेट किया। टू द बिग बाउल ऑफ नूडल्स, दे हेल्प देमसेल्व्स विद देयर चॉपस्टिक्स, जैसा कि हमने पिक में भी देखा था कि वो नूडल्स खा रहे हैं चॉपस्टिक के साथ। द पाइपिंग हॉट नूडल्स वर सम्चुअस, नूडल्स जो थी वो सम्चुअस थी, शानदार थी। एंड द boys realized the meal. The teachers thanked Kamar, टीचर्स ने कमर का शुक्रिया अदा किया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों का जिन्होंने प्रिपरेशन की थी तमाम चीज़ों की। फॉर द टेस्टी डिनर, उस मज़ेदार डिनर के लिए। आफ्टर द मील, खाने के बाद, द बॉयज़ वर असाइंड देयर ड्यूटीज़ फॉर द रिमेनिंग 3 days, उन्होंने अपने 3 दिन जो बाकी थे उनके लिए ड्यूटीज़ वगैरह सेट की। दे स्पेंड सम टाइम्स डिस्कसिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ टाइम उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया। विश्ड देयर टीचर गुड नाइट एंड देन वेंट टू बेड, उन्होंने टीचर्स को विश किया और अपने बेड पे चले गए। अब हम इसकी समरी कर लेते हैं। द पोम वाज अ शॉर्ट rhythmic dialogue to describe how cats get or choose their names, कि बिल्लियाँ कैसे अपने नामों को मुंतखब करती हैं। It starts that a cat must have 3 different names, specifically one that the familiar, यानी कि वो 3 नामों से एक जो होता है वो फैमिली के लिए होता है, फैमिलियर होता है। वन डैट इज़ पर्टिकुलर एंड वन डैट इज़ सीक्रेटिव, एक आम नाम है जो फैमिली उसे पुकारती है और एक पर्टिकुलर ख़ास है, एक सीक्रेट है जिसके बारे में वो इमेजिनेशन करती है, खोई रहती है, उसको सोचती रहती है। थीम, पोएम का थीम है। इन द पोम द कैट्स रिप्रेजेंट ह्यूमन्स एंड द नेम्स ऑफ द कैट रिप्रेजेंट आवर आइडेंटिटी, इसमें ये बताया गया है कि कैट का जो नाम है वो उसकी शनाख्त को रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट नेम, पहला जो नेम है, इज़ आवर आइडेंटिटी, वो क्या होता है, हमारी पहचान होता है इन सोसाइटी, माशरे में। वेदर, जबकि इट बी आवर रेस, जेंडर और सोशल क्लास, ये हमारी रेस से, जेंडर से, सोशल क्लास से हो सकता है। द सेकेंड नेम इज़ हाउ वी आर सीन बाय दोज क्लोज टू अस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा नाम क्या है जो हमारे फैमिली में और दोस्तों के से क्लोज होता है, दूसरा वो नाम है। नेक्स्ट हमने इसकी पैराफ्रेजिंग की है। द नेमिंग ऑफ कैट्स इज अ पोम बाय T.S. Eliot and it's part of his collection titled Old
पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये उसकी इस बुक से पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से ली गई है और इसके राइटर जो हैं वो हैं टी.एस. एलियट. Here's a paraphrased version of the full poem. When you decided to name a cat, it is quite one important event. No just a random choice or something to prevent. कुछ नहीं, सिर्फ एक बेतरतीब इंतखाब या रोकने के लिए. A cat's name should be chosen. Cat's name should be chosen with care and thought. बिल्ली का नाम सोच समझकर चुना जाए. For each cat is unique with traits finely worth. रात, हर बिल्ली के लिए मुनफरद खसलतों के साथ. Their names should reflect their personality and grace. उनके नामों की अक्कासी होनी चाहिए, शख्सियत और उनके जो नाम है उसकी अक्कासी करते हैं. Capture their essence, their quirk and their pace. शख्सियत और फजल और इनके जौहर और इनके नराला और इनकी रफ्तार को पकड़ना. 4 cats are creatures of mystery and charm. बिल्लियाँ इसरार और दिलकश, पुरअसरार और दिलकश मखलूक हैं. Each deserving of a name that, यानी कि हर कोई वो डिजर्व करती है कि उसका नाम रखा जाए. Won't cause harm. There's a method to the madness, a rhythm to the rahm. In the naming of cats, it's essential to take your time. बिल्लियों के नाम रखना ज़रूरी है कि आपका टाइम ले. From Jellylorm to Mankustrap, each name holds sway. In the magical world, जादुई दुनिया में, of cats, बिल्लियों की, where they dance and play, वहाँ पर ये नाचती हैं और खेलती हैं. So ponder, सोचना चाहिए, ponder गौर करना, your choices, dilapidate and null. For a cat's name is more than just a label, it is jewel. In the ground tapestry of felon lore, the naming of cats is a task to adore. इसमें वो यही बताता है कि हर एक नाम का मुस्तहिक नुकसान का बायस नहीं बनेगा. बिल्लियों के नाम जैसे आप अपना ज़रूरी वक्त निकालें बिल्लियों की जादुई दुनिया में जहां वो रक्स करते हैं और खेलते हैं. अपने इंतखाब पर गौर करें, जानबूझकर सोचें. एक बिल्ली का नाम सिर्फ लेबल से ज़्यादा ज़ेवर है. और वो कहता है कि मोहब्बत से बिल्लियों के नाम रखना एक ग्रैंड टेपेस्ट्री है, एक बहुत अजीम टेपेस्ट्री है. अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें. मेरे चैनल पर ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश और कंताब पब्लिशर वालों की बुक्स के काफ़ी लेक्चर मौजूद हैं. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के कंप्लीट लेक्चर हैं और दूसरी पे वर्क अभी मैं कर रही हूँ. आप मेरी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं. मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.